वीडियो रुक गया था, तो आपको चलिए फिर से करते हैं। तो एडहॉक जजेस का जो प्रावधान है SC SC दोनों में है? नहीं, केवल SC में, SC में नहीं। SC में ऑलरेडी बहुत सारे जजेस हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं होती है। मेन यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे 34 जजेस ही है, तो केवल SC में प्रावधान है। यहाँ पे बोल रहा है आरंभिक अधिकारिता में क्या क्या आता है SC के मूल अधिकारिता में। तो मूल अधिकारिता में है भारत सरकार और राज्य के बीच विवाद हो जाए तो ये होगा। संसद के किसी भी सदन का राज्य विधानमंडल के चुनाव पर विवाद नहीं, चुनाव पर सिर्फ किसका है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवाद वाला मामला सुन सकते हैं, तो ये नहीं है। फिर से है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। तो देख, भारत सरकार राज्य के बीच में विवाद हो तो चल सकता है मूल अधिकारिता में, लेकिन भारत सरकार यूटी के बीच में विवाद है तो ये भी मूल अधिकारिता में नहीं माना जाएगा। या फिर दो राज्य आपस में विवाद कर ले तो ये भी मूल अधिकारिता में। ये वाला पॉइंट याद रखना था कि ये नहीं माना जाएगा। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? अभिलेख न्यायालय की शक्ति दोनों को प्राप्त है, दोनों का निर्णय सुरक्षित रखा जाएगा, दोनों को न्यायालय की अवमानना के लिए क्या है, दंड की शक्ति है। 129 में SC को, 215 में SC को अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्ति प्राप्त है। एसेंस न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। बिल्कुल, न्यायालय की अवमानना से संबंधित अधिनियम भी 1971 का अधिनियम। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड करने हेतु शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं करता है। भारत में न्यायालय और अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति के लिए संसद में निहित है। ये पॉइंट देखना पड़ेगा क्या है। न्यायालय की अवमानना के लिए शक्ति बना सकता है संसद, तो ये सही है। तो इसीलिए तो ये वाला अधिनियम बनाया था। ये पॉइंट याद रखना है कि न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है कि क्या क्या कानून बनाना। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अन्य जगह पर सुनवाई कर सकता है तो CGI की वजह से, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति के बाद। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित है तो मोस्ट BBI क्वेश्चन है ये। तो ये अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ना कि प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, अपील में सिविल मामले में, संविधान की व्याख्या के मामले में या फिर दंडिक मामले में अपील की जा सकती है। भारत में सुधारणात्मक याचिकाएं क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में किसमें दिया गया है? तो 142 में दिया है, याद करना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद SC को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों को पुनर्विलोकन करने के लिए अधिकृत करता है? तो SC के रिव्यू करने की शक्ति किस में है? आर्टिकल 137 में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? तो किसी भी कानून को या फिर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को या संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता का प्रख्यापन करना, तो ये सही है। अब बहुत ये सब आर्टिकल से क्या है,
न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है एससी और एससी दोनों को। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? तो इससे किसी भी अवैध कानून को क्या कर सकते हैं? अवैध घोषित कर सकते हैं एससी। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दोनों को प्राप्त है, एससी को भी और एससी को भी। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है अगर वह भाग 3 से हटकर संविधान में बनाया जाता है। भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार। यही ट्विस्टिंग पॉइंट था। मौलिक अधिकार जैसे ही छीनेगा तो वो कानून क्या हो जाएगा? असंवैधानिक हो जाएगा। तो बी। भारत में सबसे कम समय के लिए कौन मुख्य न्यायाधीश रहा था? तो कमल नारायण, के आर नारायण। और सबसे अधिक समय के लिए तो वाई चंद्रचूड़, यशवंत बी चंद्रचूड़, ऐसा ही कुछ करके। सबसे कम समय के लिए कौन मुख्य न्यायाधीश था? तो कमल नारायण। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कौन करता है? तो संसद। अभी 2.80 लाख है सीजीआई का, अदर का 2.5 लाख। फिर यहाँ पे बोल रहा है न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो एक तो इसकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति वाला बात है, ये स्वतंत्रता इसकी सुनिश्चित करता है। फिर से है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल, ये वाली बात गलत है। हटाने में किसकी शक्ति प्राप्त है? संसद को ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वाइस का संचित नीति पर है, तो ये स्टेटमेंट गलत सही है। जो कर्मचारी है, तो कर्मचारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार के द्वारा नहीं, सीजीआई ही तो खुद नियुक्ति करता है। अपने कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नियम सर्वोच्च न्यायालय खुद बनाता है, भारत सरकार नहीं। तो ये भी गलत है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। एससी के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अलावा छोड़ के अन्य हाईकोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय में। कॉलेजियम, ये सब पूरा पढ़ोगे तो इससे समझ में आएगा कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कितने सदस्य थे? 1 + 4 सीजीआई, 5। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी? मतलब कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। सेकेंड, प्रशासनिक आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो ये गलत है। जो एससी है, कोर्ट मार्शल के निर्णय, एससी में कोर्ट मार्शल के निर्णय को ही सुना जा सकता है, तो ये गलत है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? कि इसका सभी निर्णय क्या है? साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा। इसके निर्णयों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, वरना दंड मिलेगी। 139। अभिलेख न्यायालय दोनों हो सकता है, एससी और एससी दोनों। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। केशवानंद भारती मामले में आया था बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है, ना ही कोई न्यायविद बोला, संसदीय कानून से भी नहीं। ये केशवानंद भारती मामले में आया, तो न्यायिक व्याख्या।
सबसे बड़ी पीठ बैठी थी एससी का कब? 13 पीठ केशवानंद भारती मामले में। उसके बाद 11 जज बैठा था 1967 गोलकनाथ मामले में। अच्छा, ये वाला याद करो, किस वाद में एससी ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसको उसी तरीके से जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है। तो गोलकनाथ मामले में बोला गया था 1967 में। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के रीतिपूर्ण युग्म है। इंदिरा साहनी वाद, इसी को बोलते हैं मंडल केस, ये ओबीसी में क्रीमी लेयर से संबंधित है। विशाखावाद कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित है। मेनका गांधी अनुच्छेद 14, 19 से 21 के परस्पर अपरजीवी से संबंधित है। बेला बनर्जी वाद तो नहीं पता, लेकिन विदेश यात्रा का अधिकार मेनका गांधी से संबंधित है। मेनका गांधी भी बोला था, तीनों क्या है, ट्रायंगल बनाता है। 14, 19, 21, 14, 19, 21। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले अपील में आएगा, ये तो ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन की बात किसमें की गई है? करेक्टिव पिटीशन 142। 142 में याद है ना, कंप्लीट जस्टिस की बात है, पूर्ण न्याय। न्यायिक पूर्ण पिटीशन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? दोनों के द्वारा। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं है भाई। हाई कोर्ट चाहे तो केंद्र का कानून, चाहे राज्य का कानून, या कोई प्रशासक किया गया कार्रवाई, एससी एससी दोनों को ये अधिकार है, तो ये गलत है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। गलत है, उठाया जा सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। सही बात है, न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारत में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। भारतीय संविधान के कुछ भाग उधार से लिए गए हैं, ये बात सही है, लेकिन ए का बेटर एक्सप्लेनेशन आर नहीं कर पा रहा। एससी का क्षेत्र अधिकार बढ़ाया जाता है संसद विधि बनाकर। परामर्श अधिकारता 143 के अनुसार है। उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी कि वो राष्ट्रपति द्वारा किसी निर्देशित किसी भी मामले पर अपना व्यक्त करे। बाध्यकारी नहीं है कि कोई भी मामला पूछे और उस पर ऐसे ही अपना मत बताए। तो यहाँ पे यही है, न्यायिक सक्रियतावाद किससे संबंधित है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन से, मोस्ट बीबीआई है। जुडिशियल एक्टिविज्म किससे संबंधित है? पीआईएल से संबंधित है या फिर जुडिशियल रिव्यू से? फिर से चेक करता हूँ मैं। देखो, पीछे सर गलत बताए थे कि जुडिशियल एक्टिविज्म संबंधित है न्यायिक पुनर्विलोकन से, गलती। इसमें तक कानून को देखते हैं ना, फिर सर सही किए। इसका ये इम्पोर्टेंट है कि न्यायिक सक्रियतावाद संबंधित है पीआईएल से, जनहित याचिका से। अरे पीआईएल ही का तो अगला स्टेप क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म। या तो कोई पीआईएल कर दिया, अगर पीआईएल नहीं कर पाया तो न्यायालय खुद एक्टिव हो जाएगा। तो ये जनहित याचिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि सीबीआई पिंजरा बंद है? तो कोयला घोटाला में। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती? तदर्थ केवल। तदर्थ हो गया, एक्टिंग हो गया, रिटायर हो गया, लेकिन ये अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त है हाई कोर्ट में। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये सब तो बता ही दिए।
वाई चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक रहने वाले सीजीआई है। सबसे कम समय तक कमल नारायण। एस आनंद 1990 के दशक में किस पद पे थे? बीपीएससी पूछा था, सीजीआई के पद पे। फातिमा बीबी जिनकी हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी? तो एससी की प्रथम महिला न्यायाधीश थे। न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। बात कौन बोला था? न्यायमूर्ति एस आनंद, जो 1990 में सीजीआई थे, बीपीएससी पूछा था। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक जोखिमवाद नहीं है। जोखिम आनंद, जोखिम आनंद। अच्छा, तीन तलाक पे जो है, तीन तलाक पे सुप्रीम कोर्ट तो अपना असंवैधानिक बोल दिया था 2017 में ही, लेकिन कानून बना था 2019 में पार्लियामेंट में। देखो यही बोले, वरिष्ठतम न्यायाधीश वाला जो मामला है 2 बार उल्लंघन हुआ था। एनसीईआरटी में भी 1973 में एमएन रे को बनाया गया, 1975 में बेग को बना दिया गया। देखो एक इम्पोर्टेंट केस दिया था एनसीईआरटी में कि 1991 में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। अब वो किसके खिलाफ लाया था? वीआर रामास्वामी के खिलाफ। प्रस्ताव जांच समिति भी साबित कर दिया, लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो पाया 2/3 बहुमत से, क्योंकि कांग्रेस से समर्थन नहीं दिया, इसी कारण वो हट नहीं पाए। दीपक मिश्रा वाले केस में क्या था कि लोकसभा स्पीकर स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे स्वीकार करने के बाद भी लास्ट टाइम में नहीं हट पाया था। तो 1991 वीआर रामास्वामी। दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में क्या क्या है? व्यक्ति के अधिकार, संपत्ति का हस्तांतरण, अधिकारों का हनन, परिवार विवाद। फौजदारी में, आपराधिक में ये बात याद रखना है कि बीबीआई है कि जाली नोट बनाना फौजदारी में आपराधिक मामले हैं, सिविल नहीं। अभी यहाँ पे देखना है न्यायपालिका और संसद के बीच क्या क्या विवाद रहा है। तो 67 से 1973 के बीच विवाद काफ़ी हो गया। भूमि सुधार कानून, निवारक नज़रबंदी कानून, नौकरियां में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति अधिग्रहण। तो 3 मामला था, एक तो लैंड वाला, निवारक निरोध कानून, एक रिजर्वेशन वाला, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये कब कब ये उल्लंघन हुआ था? एक 1973 में एमएन रे बनाया गया, और एक 1975 में बेग नाम करके वरिष्ठतम न्यायाधीश का उल्लंघन का आधार बना। सर्वोच्च न्यायालय किस शक्ति के तहत किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है? कानून सही है कि गलत? न्यायिक पुनर्विलोकन। बी। कौन सा अदालत फौजदारी और दीवानी मुकदमे की सुनवाई करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय। ये बाद में होगा, अपील होता है इसमें, लेकिन सुनवाई तो अधीनस्थ न्यायालय ही करेगा, जिला न्यायालय भी नहीं। इसमें अपील होगा, इसमें भी अपील होगा, इसमें अपील, ये सुनवाई करता है। यहाँ देखो एससीईआरटी में भी दिया हुआ था ये बात। एचसी और एससी के नीचे दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया। इसकी स्वतंत्रता हेतु संविधान में व्यवस्था की गई, लेकिन संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चेष्टा की गई। 43वें द्वारा पुनः स्वतंत्रता स्थापित की गई। पुनः 44वें द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में कुछ परिवर्तन भी किए गए। 42 में कमी, 43 में पुनः स्वतंत्रता, 44 में पुनः कुछ के अधिकार में कुछ परिवर्तन किया गया। तो ये कमी किससे की गई?
आईजी के समय 42वां। सब हो गया। अब थ्योरी देखेंगे हम लोग। रोटी 12 बजे खाना। ठीक। और पेट यही सब खाओ। बिस्कुट मत खाना, खड़े जब बिस्कुट ला देंगे। आटा वाला। हाँ, ये बड़का पापा खाता है। ठीक है। मॉल में जाएंगे तो सामने।